हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आरआरबी में आ चुके हैं। आगे आने वाली सीरीज में मैं एसजीपीजीआई और डीएसएसपी के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। ये क्वेश्चंस जो हैं वो आरआरबी, एसजीपीजीआई, डीएसएसपी और अदर जो जो भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question number one. The analysis of the patterns of loci of structures within the body plan of an organism that forms the basis of taxonomical categorization is, और ऑप्शन दिए एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले जान लेंगे मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो मॉर्फोलॉजी एक स्टडी होती है जिसमें हम साइज, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर देख लें तो स्टारफिश जो है एक रेडियल सिमेट्रिकल मतलब होती है, और जो लॉबस्टर होता है वो बायलेटरल सिमेट्री में होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो मॉर्फोलॉजी जो है हमें पहचान करवाता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कैसी शेप है, कैसा स्ट्रक्चर है, और ये सबके लिए वैलिड है एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर फिश जो है फिन्स यूज करती है फ्लोट करने के लिए, वैसे ही जो ह्यूमन होते हैं वो अपने लिम्स यूज करते हैं दूसरे काम करने के लिए। Question number one. The analysis of the patterns of the loci of structures within the body plan of an organism that forms the basis of the taxonomical characterization is. और सबसे पहले ये क्वेश्चन का थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ वो है लोकाई ऑफ स्ट्रक्चर्स, देन मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टराइजेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो मॉर्फोलॉजी दी हुई है सारी। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक स्टडी होती है जिसमें हम जानते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की शेप, स्ट्रक्चर, कलर या फिर साइज, उसका ये सारी जो पैटर्न है उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर स्टारफिश को लेते हैं तो उसके जो 5 फिन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, ये स्टार शेप्ड क्यों होती है, इसकी अपीयरेंस स्टार जैसी क्यों होती है, या फिर इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है और कितना टाइनी हो सकता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जब मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं कि ये कौन सी क्लास का ऑर्गेनिज्म है, इसको किस ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए, ये मैमल्स है, ये एम्फीबियन है, ये जो भी है बर्ड्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं। तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के ही टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं, यानी उनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किस स्ट्रक्चर की कौन सी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है जिससे हम एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को पढ़ के उसको डिफरेंट ग्रुप्स में यानी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करके उसके स्ट्रक्चर को दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से कंपेयर करके और डिवाइड करते हैं कि ये किस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। Question number two. Which type of crutch is frequently used by patient of all ages on a short-term basis? ऑप्शंस है हमारे पास प्लेटफॉर्म क्रचेस, एक्सिलरी क्रचेस, लॉफ्ट्रैंड क्रचेस या फिर एक्सटेंसर क्रचेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिलरी क्रचेस। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनको भी नीड होती है, और पेशेंट को सभी एजेस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये यूजफुल होती है। और पेशेंट को यूजुअली अगर शॉर्ट टर्म क्रचेस देने हैं तो एक्सिलरी क्रचेस दिए जाते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते टाइम। क्वेश्चन नंबर 3. Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of. ऑप्शन ए फ्राइड राइस, बी इज ग्रीन पीस, सी इज बॉटल्ड हनी या फिर
बेक्ड पोटैटो। जो बेसिलस सेरियस नाम का बैक्टीरिया है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। तो ये फूड पॉइजनिंग फ्राइड राइस में इसलिए करता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये राइस और पास्ता टाइप की जो स्टार्ची फूड होते हैं उन पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, इसीलिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्राइड राइस पॉइजनिंग। Question number 4. Which of the following symptoms should be watched for a patient receiving a loop diuretic? मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले आप मुझे एक लूप डायरेटिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और जो बहुत ही कॉमन यूज होता है हर वार्ड में, हर आईसीयू में, जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो है डायरेटिक का सिम्टम पूछा है कि वो क्या कर सकता है बॉडी में। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, then weak irregular pulse, C is restless and agitation, and fourth is paresthesia। तो डायरेटिक का काम क्या होता है? शरीर से पानी को निकालना। तो जो लूप डायरेटिक है वो शरीर से जब पानी को निकालता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी डिसबैलेंस हो सकता है बॉडी में, जिससे हमारी जो पल्स हो जाती है, पल्स होती है वो वीक और इरेगुलर पल्स हो सकती है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया गया और उसको वॉच नहीं किया गया। तो जो वीक इरेगुलर पल्स हैं यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Question number 5. How many union territories have representation in Rajya Sabha? Friends, थोड़े से questions मैंने बीच में जीके के भी ले लिए हैं क्योंकि एग्जाम में भी आपके कई बार ऐसे आ जाते हैं questions जो मिक्स अप होते हैं, तो थोड़ा सा आप फ्रेंडली हो जाएं उनसे, इसीलिए मैंने ऐसे पैटर्न लिया है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे है फर्स्ट, जो ऑप्शन है वो है 2, 6, 4 या 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 3। और वो 3 कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं? फर्स्ट इज दिल्ली, देन पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस? जो सेकेंड लाइन ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस के लिए वो कौन सा है? यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए है वो है रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, देन आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन जो सेकेंड लाइन ड्रग है वो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उनमें एक है अमीकासिन। तो अमीकासिन इज अ सेकेंड लाइन ड्रग। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको पढ़ लेनी है टिक करने से पहले। सेकेंड लाइन ड्रग इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो सारे जो 3 बाकी दिए हुए हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग है, केवल अमीकासिन इज अ सेकेंड लाइन ड्रग इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट गिव? तो 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरीज देता है हमारी बॉडी में बर्निंग होने के बाद? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 9 कैलोरीज। Question number 8. The surgical removal of entire eye along with a part of optic nerve is termed as? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन जो है वो कंप्लीट रिमूवल होता है जो हमारी आई होती है उसका विद ए पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। इसमें ये क्यों किया जाता है? ये उन पेशेंट्स को किया जाता है जिसमें एंड स्टेज ऑक्यूलर डिजीज होती है, मतलब आंख की एंड स्टेज बीमारी होती है, उसमें आंख को रिमूव किया जाता है। तो ये किस टाइप की हो सकती है? जिसमें हमें दिखने में कंप्लीट प्रॉब्लम आ रही हो और जो ट्यूमर मतलब कैंसरस हो, या फिर जिसमें अनबेरेबल पेन हो रहा हो, उस बीमारी को अगर एंड स्टेज है तो उसमें ये परफॉर्म किया जाता है या जो है सर्जरी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9. द प्रोसेस बाय विच एडीपी फोस्फोरिलेटेड बाय pi inorganic phosphate to ATP in the electron transport chain is known as? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, ऑक्सीजनेसिस, देन हाइड्रोपेरोक्साइडेसिस, देन ऑक्सीडेसिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन।
ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्ट होता है सेल का, उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे जो बाकी तीन हैं वो एंजाइम्स हैं। ओनली फर्स्ट ए इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस इज नोन एज लिवर बायोप्सी, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी या फिर प्लूरल बायोप्सी। तो यहाँ पे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा। प्लूरल स्पेस भी दिया हुआ है, मतलब लंग्स की अगर बायोप्सी होती है तो उसको प्लूरल बायोप्सी कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए आर्क ऑफ एओर्टा, बंडल ऑफ हिस, एवी नोड या फिर एसए नोड। तो करेक्ट आंसर क्या है? एसए नोड। एसए नोड जो साइनो आर्टेरियल नोड होती है, वहीं से ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है हार्ट के अंदर डेवलप होता है और वो एट्रियम के बाद वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 12, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वॉलेंटरी मेंबरशिप या फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब है कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होना, बल्कि किसी के थ्रू से बात करना। उसमें वॉलेंटरी जो प्राइमरी ग्रुप होता है, बेसिकली मैं उसके बारे में बता दूं। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी इच्छा से एंटर होते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और वो एक दूसरे से पे निर्भर होते हैं। और ये सारी जो यहाँ पे जो फर्स्ट है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में डेफिनेटली वो प्राइमरी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए ग्रुप में, जिसमें एक अच्छा रिलेशनशिप है, जैसे एक फैमिली हो गई या एक सोशल ग्रुप है जिसके मेंबर्स काफी ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और काफी अच्छा जो है कम्युनिकेशन है, तो वो प्राइमरी ग्रुप हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन तो प्राइमरी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। ऑप्शन बी है जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप वो होता है जैसे एक ग्रोसरी वाले के साथ हमारा रिलेशनशिप है कि हम उसको पैसे देते हैं और वो हमें सामान देता है, तो ऐसा तो रिलेशन होगा ही नहीं प्राइमरी ग्रुप में। सी पार्ट जो है वॉलेंटरी मेंबरशिप, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेंबरशिप नहीं होती है, बल्कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कितने समय के लिए एग्जिस्ट करता है। देन ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी है फेस टू फेस कांटेक्ट। ये करेक्ट है। फेस टू फेस कांटेक्ट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। फेस टू फेस कांटेक्ट होता है तभी एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है दो या मल्टीपल बहुत सारे लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन। ऑप्शन दिए टी, डब्ल्यू एन, टी एन या डब्ल्यू। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, टी एन इज द करेक्ट सिंबल ऑफ एलिमेंट टंगस्टन। आप मुझे एटॉमिक नंबर बता सकते हैं टंगस्टन का क्या है? हमारी पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन का एटॉमिक नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस। हार्ट शेप्ड पेल्विस कौन सा होता है? एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपिलॉइड या फिर गाइनोकॉइड या एंड्रॉइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पेल्विस इज अ फीमेल पेल्विस विद मस्कुलाइन फीचर्स, तो इसको बोलते हैं हम हार्ट शेप्ड पेल्विस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय असेट्स such as land, buildings, machines and other equipment is called। जो हम पैसे खर्च करते हैं जो बड़े एसेट जमा करने के लिए, जैसे लैंड होता है, बिल्डिंग होती है, मशीन होती हैं, जो इमूवेबल बेसिकली चीजें हैं, तो वो क्या उसको इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड इज ट्रेड बैरियर या फिर ऑल ऑफ। Question number 16, which is the process of recording the electrical potential of skeletal muscles and nerves, supplying them by inserting small needles electrodes into the muscles? Options are option number A, ECT, option B, EEG, option C, EG, ECG,
एंड ऑप्शन डी EMG। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन EMG, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। Question number 17. The time interval between the infection of suspected person and the appearance of signs and symptoms of the disease is called. तो आइसोलेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर रिकवरी पीरियड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 18. विच इज द डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी नॉर रिफाइनफ्रिन्स, देन नॉर एपिनेफ्रिन सॉरी, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो यही कि मैंने 20 क्वेश्चंस हर वीडियो में इसीलिए लिए हैं ताकि वीडियो थोड़ा क्रिस्प हो जाए और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाए। अगर बहुत ही लंबी वीडियो होगी तो मतलब बहुत ही लेजी हो जाएगा बार बार एक ही चीज सुनना। तो छोटी छोटी वीडियोस को अगर हम रोज देखें या फिर उनको धीरे धीरे हम देखते रहें, जब भी हमें टाइम मिल रहा है तो हम अपना असाइनमेंट भी पूरे कर लेंगे और हमारी वीडियोस भी मतलब रिवीजन भी होता रहेगा। तो आप अपने जो स्टडी है वो बरकरार रखिए, अपने रिवीजन करते रहिए, उसको छोड़ना मत। लेकिन मेरी वीडियोस जो है आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो चीजें प्रोवाइड कर रही हैं कि मतलब जो भी है आपका रिफ्रेश हो जाता है सिलेबस। तो आप वीडियो जरूर देखिए जब भी आपको टाइम मिल रहा है। और आप छोटा छोटा टाइम निकालिए, जैसे जब भी ट्रेवल कर रहे हो तब अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप 10 मिनट के लिए वीडियो देख लेंगे तो आपकी जो है ब्रशअप हो जाएगा नॉलेज। तो इस टाइप की चीजें आप किया कीजिए। मुझे पता है जब लोग मतलब जॉब में होते हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ एग्जाम भी देते हैं, फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पीरियड पे सब कुछ मेंटेन करना। तो ये चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें टाइम मिल रहा है हम 5-10 मिनट के लिए वीडियो देख लें और थोड़ा सा ब्रश अप हो जाता है उसी से नॉलेज। और कहीं ना कहीं से अगर 2-3 क्वेश्चन उसी वीडियो से आ जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो है पुरानी जो हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं वहीं से लिए हैं। तो इन इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आने की संभावना आगे भी होती है फिर। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपना कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के ब्रशअप करिए अपनी नॉलेज को। क्वेश्चन नंबर 19. प्रायोन्स इंक्लूड। तो प्रायोन्स जो होती है एक टाइप की प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि हमारे नॉर्मल प्रोटीन को, जो ब्रेन में नॉर्मल प्रोटीन होता है उसको वो अब नॉर्मल में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 20. हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के फादर का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए सिग्मॉइड फ्लूइड, बी विलियम जेम्स, सी टॉलमैन एंड डी इज एल्फ्रेड एडलर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सिग्मॉइड फ्लूइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और मैं यही कहूंगी कीप स्टडिंग, कीप रिव्यूइंग। और मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी अभी रिसेंट फ्यूचर में जो आपको एक स्ट्रैटेजी बताएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैक्सिमम लोग जॉब ही कर रहे होते हैं इस टाइम पे जब एग्जाम्स दे रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव। तो मैं उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी लेकर आने वाली हूँ, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। Thank you for watching today's video. Bye bye.